Yes. Now the topic of discussion is urine formation. It is urine formation. Before starting the urine formation, हम ऑस्मो रेगुलेशन समझते हैं पहले कि ऑस्मो रेगुलेशन की मीनिंग क्या होती है. ऑस्मो रेगुलेशन. ऑस्मो रेगुलेशन इट इज अ प्रोसेस by which water and electrolyte balance is maintained in the body. ठीक है. ऑस्मो रेगुलेशन में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स की बैलेंस मेंटेन करी जाती है. वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स और सॉल्ट की बैलेंस मेंटेन करी जाती है. द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ water and electrolytes in the body is known as osmoregulation. For example, हमारे बॉडी में let us assume fluid 5 लीटर है. ठीक है. अब हम बाहर से और फ्लूइड ले रहे हैं. इट इज इंक्रीजिंग अप टू 7 लीटर. ठीक है. बट वी वांट दैट फ्लूइड लेवल शुड बी 5 लीटर. 2 लीटर एक्स्ट्रा जो 2 लीटर होंगे इसको हम एक्सक्रीट करेंगे. ठीक है. सिमिलरली अगर फ्लूइड 5 लीटर है बॉडी में, ये थोड़ा कम हो रहा है, तो बॉडी विल कंजर्व द वाटर. बॉडी वाटर को कंजर्व करेगी ताकि वाटर लॉस कम हो जाए और वाटर की लेवल्स इंक्रीज हो जाएं बॉडी के अंदर और उसकी बैलेंस मेंटेन हो जाए. ठीक है. सिमिलरली इलेक्ट्रोलाइट्स भी ऐसे ही, अगर ज़्यादा होंगे तो हम इनको एक्सक्रीट करेंगे, अगर कम होंगे तो हम इनको प्रिजर्व करेंगे ताकि वाटर और इलेक्ट्रोलाइट की बैलेंस बॉडी के अंदर रहे. दिस बैलेंस इज नोन एज ऑस्मो रेगुलेशन. समझ आ गई बात. नाउ देयर इज अ टर्म नोन एज ऑस्मोलैरिटी. ऑस्मोलैरिटी मतलब होता है नंबर ऑफ ऑस्मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन और इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी हम बोल सकते हैं. नंबर ऑफ ऑस्मोल्स ऑफ सोल्यूट का मतलब होता है, लेट अस एज्यूम ये एक सॉल्यूशन है. इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 1 लीटर. इसमें हमने 10 सोल्यूट के पार्टिकल्स डाले हुए हैं, 10 सोल्यूट के ऑस्मोल्स डाले हैं. ऑस्मोल्स का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑस्मोटिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स. नंबर ऑफ ऑस्मोटिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स. लेट अस एज्यूम हमने 10 ऑस्मोल्स डाले हैं. अब अगर बोलेंगे व्हाट इज द ऑस्मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, इट इज 10 ऑस्मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन. इट इज 10 ऑस्मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन. समझ आ गई बेटा बात. सो ऑस्मोलैरिटी इज नंबर ऑफ ऑस्मोल्स ऑफ सोल्यूट इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है. अब ऑस्मोल्स का मतलब होता है ऑस्मोटिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स कितने हैं सॉल्यूशन के अंदर, उस चीज को हम ऑस्मोल्स बोलेंगे. और इसी नंबर ऑफ ऑस्मोल्स ऑफ सोल्यूट इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इस चीज को हम ऑस्मोलैरिटी बोलते हैं. समझ आ गई बेटा बात. जो हमारे बॉडी फ्लूइड्स हैं, ठीक है, हमारे बॉडी फ्लूइड्स हैं, ब्लड वगैरह, इनकी जो ऑस्मोलैरिटी होती है इट इज 300 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर. The osmolarity of body fluids is 300 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर. ठीक है. अब let us assume कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है, एक फ्लूइड है. दिस इज फ्लूइड नंबर 1, दिस इज फ्लूइड नंबर 2 एंड दिस इज फ्लूइड नंबर 3. ठीक है. लेट अस एज्यूम इस फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी है 200 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर. सेकेंड फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी है
300 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर। थर्ड फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी है 400 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर। ठीक है, अब अगर हम इन फ्लूइड्स को बॉडी फ्लूइड के साथ कंपेयर करेंगे तो हम बोलेंगे, देखिए कैसे, जो सेकंड फ्लूइड है इसकी ऑस्मोलैरिटी इज सेम एज दैट ऑफ बॉडी फ्लूइड। ठीक है, फर्स्ट की ऑस्मोलैरिटी इज कम एज दैट ऑफ बॉडी फ्लूइड। थर्ड की ऑस्मोलैरिटी इज ग्रेटर देन द बॉडी फ्लूइड ऑस्मोलैरिटी। समझ आ गई बेटा बात। इसकी 200 है, बॉडी की 300 है तो ये कम हुआ। इसकी 300 है, बॉडी की 300 है तो ये भी ये इक्वल हुआ। इसकी 400 है, बॉडी की 300 है तो ये ग्रेटर ऑस्मोलैरिटी देन द बॉडी फ्लूइड्स कहलाई जाएगी। ठीक है, अब देखिए अगर दो सोल्यूट्स की या दो सॉल्यूशंस की ऑस्मोलैरिटी सेम हुई, इफ द ऑस्मोलैरिटी ऑफ टू सॉल्यूशंस इज सेम, if the osmolarity of two solutions is same, हम उनको बोलेंगे these two solutions are isotonic। ये दो solutions isotonic है, मतलब बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी 300 है और इस फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी 300 है, हम बोलेंगे फ्लूइड 2 is isotonic with the body fluids, या फ्लूइड 2 is isotonic with the body fluids। समझ आ गई बेटा बात। अब अगर ऑस्मोलैरिटी कम हुई, देन द ऑस्मोलैरिटी अगर कम हुई, हम बोलेंगे सॉल्यूशन इज हाइपोटोनिक। सॉल्यूशन इज हाइपोटोनिक, मतलब पहले फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी 200 है, बॉडी फ्लूइड्स की ऑस्मोलैरिटी 300 है। अगर हम इन दो को कंपेयर करेंगे हम बोलेंगे फ्लूइड 1 इज हाइपोटोनिक एज कंपेयर टू बॉडी फ्लूइड्स। सिमिलरली अगर ऑस्मोलैरिटी ज्यादा हुई, अगर ऑस्मोलैरिटी ज्यादा हुई हम बोलेंगे हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक, ठीक है। देखिए फ्लूइड 3 की ऑस्मोलैरिटी 400 है, बॉडी फ्लूइड्स की 300 है, हम बोलेंगे फ्लूइड 3 इज हाइपरटोनिक एज कंपेयर टू द बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है, लेकिन एक बात आप दिमाग में रखना, जब मैं आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक वर्ड यूज करूंगा, इसका मतलब यह है कि मैं नेचुरली बोलने के बगैर कन्वेंशनली मैं उसको कंपेयर कर रहा होता हूं बॉडी फ्लूइड के साथ। मैं बार बार बॉडी फ्लूइड का वर्ड यूज नहीं करूंगा। आई विल जस्ट से आइसोटोनिक, इट मीन्स द फ्लूइड इज आइसोटोनिक विथ बॉडी फ्लूइड्स। आई विल से हाइपरटोनिक, इट मीन्स द फ्लूइड इज हाइपरटोनिक एज कंपेयर टू बॉडी फ्लूइड। आई विल से हाइपोटोनिक, इट मीन्स फ्लूइड इज हाइपोटोनिक एज कंपेयर टू बॉडी फ्लूइड्स। समझ आ गई बेटा बात। एक देखिए, अब अगर हम देखेंगे 200 मिली ऑस्मोल्स या 200 ऑस्मोल्स पर लीटर, लेट अस अज्यूम इट इज 200 ऑस्मोल्स पर लीटर, इट इज 300 ऑस्मोल्स पर लीटर, इट इज 400 ऑस्मोल्स पर लीटर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 200 मॉलिक्यूल्स और 200 ऑस्मोल्स। ठीक है, सिमिलरली यहां पे अगर देखोगे 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 300 ऑस्मोल्स। ठीक है, अब अगर सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन की ऑस्मोलैरिटी कम होती है या जिस सॉल्यूशन में सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है, हम उसको डाइल्यूट सॉल्यूशन भी बोलेंगे। दिस इज डाइल्यूट। और इसमें सोल्यूट ज्यादा है, हम बोलेंगे इट इज कंसंट्रेटेड। इट इज कंसंट्रेटेड। समझ आ गई बेटा बात। डाइल्यूट का मतलब होता है अगर सेम वॉल्यूम हो दो सॉल्यूशंस का, जिस सॉल्यूशन में सोल्यूट कम होगा उसको डाइल्यूट बोलेंगे, जिस सॉल्यूशन में सोल्यूट ज्यादा होगा उसको कंसंट्रेटेड बोलेंगे। ये दो रिलेटिव टर्म्स हैं, इनको कंपैरिजन में लिया जाता है। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं, अगर मैं ऐसे बोलूं कि भाई डाइल्यूट यूरिन है, it means that urine will be containing, that urine will have low osmolarity। ठीक है, डाइल्यूट का मतलब ऑस्मोलैरिटी भी कम होगी। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कंसंट्रेटेड यूरिन है, ऑस्मोलैरिटी विल बी मोर। समझ आ गई बेटा इतनी बात। तो ये जनरल एक चीज है आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक समझने के लिए। ठीक है, now let us move to the process of urine formation। देखिए
यूरिन फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इज आल्सो नोन एज यूरोपोएसिस. So what is uropoiesis? You can write down uropoiesis is the process of urine formation. ठीक है. This urine formation takes place inside kidneys and within the kidneys there are nephrons which take part in urine formation. तो हम बोलेंगे urine formation is precisely the function of nephrons of kidney. ठीक है. Urine formation occurs within the nephrons of kidney. समझ आ गई बात. नाउ दिस यूरिन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स. इसमें बेटा 3 स्टेप्स लगते हैं फॉर यूरिन फॉर्मेशन. फर्स्ट स्टेप इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. द फर्स्ट स्टेप इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. ठीक है. सेकेंड स्टेप इज tubular reabsorption. Tubular reabsorption. And third step is tubular secretion. Tubular secretion. Urine formation takes place in 3 steps. Step number 1 is glomerular filtration. Step 2 is tubular reabsorption. Step 3 is tubular secretion. ठीक है. These 3 steps lead to the formation of urine. अब हम आएंगे पहले स्टेप पे, that is glomerular filtration. पहला स्टेप is glomerular filtration. देखिए, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का मतलब होता है फिल्ट्रेशन एट द लेवल ऑफ ग्लोमेरुलस. ठीक है. फिल्ट्रेशन जो ग्लोमेरुलस के लेवल पे हो जाती है उस फिल्ट्रेशन को हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोलते हैं. ठीक है. मैं आपको ऐसे समझाता हूं. देखिए बेटा, ये है बोमेन्स कैप्सूल. यहां से हमारा एफेरेंट आर्टरी आ जाती है, एफेरेंट आर्ट्रियोल आ जाता है. दिस इज एफेरेंट आर्ट्रियोल. ठीक है. इट ब्रेक्स इनटू कैपिलरीज नोन एज ग्लोमेरुलर कैपिलरीज. These glomerular capillaries unite to form efferent arteriole. It unites to form efferent arteriole. ठीक है. देखिए, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है, ये बीच वाला में समझाने के पर्पस के लिए ये कैपिलरीज साफ कर रहा हूं. ठीक है. देखिए, यहां से एफेरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड आएगा. दिस ब्लड विल रीच हियर. यहां पे ग्लोमेरुलस में ब्लड पहुंचेगा. ठीक है. कुछ सब्सटेंसेस यहां पे पास हो जाएंगे फ्रॉम ग्लोमेरुलर कैपिलरी इनटू द ल्यूमन ऑफ बोमेन्स कैप्सूल. Some substances will get filtered from glomerular capillaries into the lumen of Bowman's capsule. This is known as glomerular filtration. ठीक है. So glomerular filtration is filtration of substances, filtration of substances from प्लाज्मा और ब्लड, क्योंकि एफेरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड आया था, या प्लाज्मा. ठीक है. प्लाज्मा और ब्लड इनटू, फ्रॉम प्लाज्मा और ब्लड इन ग्लोमेरुलस इनटू बोमेन्स कैप्सूल. बोमेन्स कैप्सूल. ठीक है. प्लाज्मा या ब्लड में से जो सब्सटेंसेस फिल्टर हो जाते हैं, जो सब्सटेंसेस एंटर हो जाते हैं बोमेन्स कैप्सूल के ल्यूमन में, इसी प्रोसेस को हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोलते हैं. ठीक है. नाउ कौन कौन सा सब्सटेंस फिल्टर होता है, मैं यहां पे बनाता हूं समझने के लिए. ये लेट अस एज्यूम ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी है. ठीक है. और ये बेटा बोमेन्स कैप्सूल मान लो आप, लाइक दिस.
ठीक है, यहां पे ब्लड था, हमें पता है ब्लड में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो सेल्स होते हैं, एक प्लाज्मा होता है। सेल्स नेवर गेट फिल्ट्रेटेड, सेल्स यहां से पास नहीं हो पाते, सेल्स यहां से फिल्टर नहीं हो सकते, सेल्स ये इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते। तो सबसे पहली चीज याद रखनी है कि ब्लड में से सेल्स फिल्टर नहीं होते तो जो बचा वही फिल्टर होगा। तो ब्लड में से सेल्स निकाल दो तो बचेगा प्लाज्मा, इसका मतलब प्लाज्मा फिल्टर होता है। ठीक है, अब देखिए प्लाज्मा में एक कंपोनेंट है दैट इज प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा प्रोटीन्स भी यहां से पास नहीं हो पाते। एक्सेप्ट प्लाज्मा प्रोटीन्स ऑल द सब्सटेंसेस ऑफ प्लाज्मा गेट इज फिल्टर्ड एट द लेवल ऑफ ग्लोमेरुलस। समझ आ गई बेटा बात? तो याद रखोगे प्लाज्मा प्रोटीन्स जो होते हैं वो फिल्टर नहीं हो पाते, बाकी सारे कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा फिल्टर हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखोगे जो यहां पे प्लाज्मा है और जो यहां पे एंटर हुआ, इसको हम जो यहां पे एंटर हो जाता है आफ्टर फिल्ट्रेशन, इसको बोलते हैं बेटा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। इट इज नोन एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट और प्लाज्मा में डिफरेंस क्या होगी? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में प्रोटीन्स नहीं होंगे, प्लाज्मा में प्रोटीन्स होंगे। बाकी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में भी ग्लूकोज होगा, प्लाज्मा में भी ग्लूकोज होगा, इसमें अमाइनो एसिड्स होंगे, इसमें अमाइनो एसिड्स होंगे, इसमें यूरिया होगा, इसमें यूरिया होगा, इसमें यूरिक एसिड होगा, इसमें यूरिक एसिड होगा, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कंटेन्स ऑल द सब्सटेंसेस ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट प्रोटीन्स। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में सारी चीजें प्लाज्मा वाली होती हैं, उनकी कंसंट्रेशन भी सेम होती है एक्सेप्ट प्लाज्मा प्रोटीन्स। सो याद रखोगे एट द लेवल ऑफ ग्लोमेरुलस ऑल द सब्सटेंसेस गेट फिल्टर्ड एंड दिस प्रोसेस एक्सेप्ट प्लाज्मा प्रोटीन्स, दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। समझ आ गई बेटा बात? अब देखिए जो ये सब्सटेंसेस यहां से फिल्टर होते हैं, दीज सब्सटेंसेस हैव टू पास थ्रू दिस मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन है, इस स्ट्रक्चर में से पास होना पड़ता है एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। दिस इज नोन एज फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। अगर हम प्रिसाइजली देखेंगे फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन किस चीज की बनी होती है, तो देखो बेटा ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी है, इट विल बी लाइनेड बाय एंडोथेलियम, अंदर से एंडोथेलियम होगा। तो सबसे पहले दिस हैज टू पास थ्रू एंडोथेलियम, सबसे पहला एंडोथेलियम है। नंबर सेकंड इज एंडोथेलियम रेस्ट्स ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, इट हैज टू पास थ्रू द बेसमेंट मेम्ब्रेन एज वेल। इसको बेसमेंट मेम्ब्रेन से पास होना पड़ेगा। उसके बाद दिस इज द इनर लेयर ऑफ बोमेनस कैप्सूल। ये बोमेनस कैप्सूल है, ये बोमेनस कैप्सूल की इनर लेयर है, तो इसको बोमेनस कैप्सूल की इनर लेयर से भी पास होना पड़ेगा इन ऑर्डर टू रीच हियर। इट हैज टू पास थ्रू इनर और विसरल लेयर ऑफ बोमेनस कैप्सूल। visceral layer of Bowman's capsule. These three structures collectively form the filtration membrane. ठीक है, तो अगर आपको बोलेंगे सबस्टेंसेस फिल्टर किस चीज से हो जाते हैं, दीज आर फिल्टर्ड बाय पासिंग थ्रू द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। नाउ फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ व्हाट? इट इज मेड अप ऑफ एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज एंड देन वी हैव बेसमेंट मेम्ब्रेन, देन इट पासेस थ्रू द, यहां से देखो ये एंडोथेलियम और बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया, और उसके बाद इसको ये विसरल लेयर में से भी पास होना पड़ता है इन ऑर्डर टू रीच हियर। ठीक है, तो हम बोलेंगे दीज थ्री स्ट्रक्चर्स कोलेक्टिवली फॉर्म द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। ठीक है, अगर आप यहां पे एंडोथेलियम देखोगे, एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, दिस एंडोथेलियम इज फेनेस्ट्रेटेड, मतलब इनके बीच में एंडोथेलियल सेल्स के बीच में पोर्स होते हैं। लाइक यहां पे देखो आप, ठीक है, ये एंडोथेलियल सेल दूसरे एंडोथेलियल सेल के बीच में देयर इज अ पोर और देयर इज एन ओपनिंग विच इज नोन एज फिल्ट्रेशन पोर और फिल्ट्रेशन स्लिट। फिल्ट्रेशन पोर और फिल्ट्रेशन स्लिट, फिल्ट्रेशन पोर और फिल्ट्रेशन स्लिट। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन कंटेन्स टाइप 4 कोलेजन, कोलेजन प्रोटीन, यू नो इट कंटेन्स टाइप 4 कोलेजन प्रोटीन। एंड जो विसरल लेयर है
बोमेन्स कैप्सूल की हमने पहले भी पढ़ा था, दिस विसरल लेयर इज मेड अप ऑफ पोडोसाइट्स, इसमें पोडोसाइट्स होते हैं, पोडो सेल्स के पास फुट लाइक प्रोसेसेस होती हैं विच आर नोन एज पोडोसाइट्स, ठीक है। इन सेल्स को बेटा हम पोडोसाइट्स बोलेंगे। पोडोसाइट्स के बीच में भी ओपनिंग्स होती हैं, पोर्स होते हैं, अगेन नोन एज फिल्ट्रेशन पोर्स और फिल्ट्रेशन स्लिट्स। समझ आ गई बेटा बात। तो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में जो एंडोथेलियम होता है इसके बीच में पोर्स होते हैं, जो पोडोसाइट्स होते हैं उसके बीच में भी पोर्स होते हैं। इट इज थ्रू दीज पोर्स दैट सब्सटेंसेस गेट फिल्टर्ड। समझ आ गई बेटा बात। इट इज थ्रू दीज पोर्स दैट सब्सटेंसेस गेट फिल्टर्ड, ठीक है। अब यहां पे सारे सब्सटेंसेस ऑफ प्लाज्मा आर फिल्टर्ड, ठीक है, एंड दिस फाइन फिल्ट्रेशन, इट इज वेरी फाइन फिल्ट्रेशन, ऑल द सब्सटेंसेस ऑफ द प्लाज्मा आर फिल्टर्ड, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसको बेटा हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इसलिए बिकॉज ऑल द सब्सटेंसेस ऑफ प्लाज्मा आर फाइनली फिल्टर्ड, स्मॉल साइज के जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो सारे फिल्टर हो जाते हैं, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। समझ आ गई बेटा बात। नाउ व्हाई द प्रोटीन्स आर नॉट गेटिंग फिल्टर्ड, उसका रीजन ये है कि जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड। जब ये नेगेटिवली चार्ज्ड है इट रिपेल्स द प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स को रिपेल करती है एंड इट डज नॉट अलो द प्रोटीन्स टू पास थ्रू इट, ये प्रोटीन्स को अपने बीच में से पास होने नहीं देती, क्योंकि हमें पता है लाइक चार्जेस रिपेल। समझ आ गई बेटा बात। रीजन इज फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन इज नेगेटिवली चार्ज्ड, इट रिपेल्स द प्रोटीन्स एंड इट डज नॉट अलो द प्रोटीन्स टू पास थ्रू इट, या प्रोटीन्स को अपने में से पास होने नहीं देती। इतना समझ आ गया। तो हमने बोला कि भाई रीनल प्लाज्मा या रीनल ब्लड जो है इट गेट्स फिल्टर्ड, कौन कौन से सब्सटेंसेस एंटर होते हैं, सेल्स एंटर नहीं होते, प्लाज्मा प्रोटीन्स एंटर नहीं होते, रेस्ट ऑल द सब्सटेंसेस ऑफ द प्लाज्मा, ऑल द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लाज्मा आर गेटिंग फिल्टर्ड, दैट इज इट इज नोन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। द फ्लूइड which gets filtered and reaches the lumen of Bowman's capsule is known as glomerular filtrate, ठीक है। glomerular filtrate और प्लाज्मा को अगर आप कंपेयर करोगे तो there is only one difference, that is plasma contains proteins, glomerular filtrate doesn't contain any protein, ठीक है। Now there is a term that is known as glomerular filtration rate. The term which is known as glomerular filtration rate, देखिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है the rate at which plasma or renal plasma is getting filtered is filtered। किस रेट से प्लाज्मा फिल्टर हो जाता है उसी रेट को बेटा हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं। द रेट एट विच प्लाज्मा इज फिल्टर्ड फ्रॉम द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, दिस इज नोन एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। नाउ लेट अस कैलकुलेट इट, हम देखते हैं कि इसका वैल्यू क्या होता है। देखिए हमने ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी पढ़ा था, हमने बोला था रीनल ब्लड सप्लाई इज 1100 अराउंड 1100 ml पर मिनट, ठीक है। 2 किडनीज रिसीव 1100 ml ऑफ ब्लड इन 1 मिनट, ठीक है। देखिए ब्लड अगर आप देखोगे ब्लड के 2 पार्ट्स होते हैं, वी हैव प्लाज्मा एंड वी हैव सेल्स। Plasma is 55% and cells are 45%. Plasma is 55% and cells are 45%. ठीक है। This is renal blood supply. It is 1100 ml. अगर अब आपको मैं बोलूं रीनल प्लाज्मा सप्लाई कितनी होगी तो it will be only 55% of blood supply, क्योंकि ब्लड का only 55% ही प्लाज्मा होता है। तो रीनल प्लाज्मा सप्लाई is 55% of renal blood supply।
दैट इज 55% ऑफ 1100 ml पर मिनट। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे इट विल बी 625 ml पर मिनट, 625 ml पर मिनट। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे 1100 ml ब्लड आ रहा था किडनीज में, लेकिन खाली 625 ml ही प्लाज्मा उसका खाली 625 ml ही प्लाज्मा होता है। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट में हमने बोला कि किस रेट से प्लाज्मा फिल्टर होता है, हम ब्लड की बात नहीं कर रहे थे, हम बोल रहे थे किस रेट से प्लाज्मा फिल्टर होता है। दैट इज वाई पहले मैंने रीनल प्लाज्मा सप्लाई कैलकुलेट करी। ठीक है, रीनल प्लाज्मा सप्लाई इज 625 ml पर मिनट। नाउ ओनली लिसन इट, ओनली 20% ऑफ प्लाज्मा इज फिल्टर्ड at the level of glomerular capillaries. Only 20% of plasma is filtered. कितना फिल्टर हो जाता है बेटा? खाली 20% प्लाज्मा फिल्टर होता है। अगर उसको हम कैलकुलेट करेंगे इट इज 20%। टोटल प्लाज्मा वाज हाउ मच? इट वाज 625। इट विल बी 125 ml पर मिनट। एक मिनट में 125 ml plasma is getting filtered. This is a rate of filtration and this is also known as glomerular filtration rate. तो अगर आपको बोला जाए what is glomerular filtration rate, it is rate at which plasma is filtered. तो उसका वैल्यू कितना है? It is 125 ml पर मिनट। एक मिनट में 125 ml प्लाज्मा फिल्टर हो जाता है। That is glomerular filtration rate. अगर अब आपको बोलेंगे कि भाई एक दिन में इन वन डे व्हाट इज GFR, तो हमें पता है दिस इज 125 ml इन 1 मिनट। एक आवर में होते हैं 60 मिनट्स, एक दिन में होते हैं 24 आवर्स। यू कैन कैलकुलेट इट विल बी 180 लीटर पर डे। तो GFR इज 180 लीटर पर डे। समझ आ गई बेटा बात? GFR इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, इट इज 125 ml पर मिनट एंड इट इज 180 लीटर पर डे। समझ आ गई? शाबाश। नाउ ये GFR किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है? कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो डिटरमाइन करते हैं GFR को? ठीक है, वो हम देखेंगे। व्हाट आर द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग GFR? व्हाट आर द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग GFR? कौन कौन से फैक्टर पे GFR डिपेंड करता है? किस किस फैक्टर पे GFR डिपेंड करता है? दीज फैक्टर्स विल बी स्टडीड नाउ। देखिए, पहला फैक्टर इज ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, मैं ऐसे बताता हूं आपको। लेट अस एज्यूम ये बोमेनस कैप्सूल है। ठीक है, ये एफरेंट आर्ट्रियोल है और यहाँ पे ये सपोज एक छोटा सा ग्लोमेरुलस बना रहा हूँ। ठीक है, दीज आर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज एंड अल्टीमेटली यहाँ से इफेरेंट आर्ट्रियोल बनता है। ठीक है, एफरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड आ जाता है, ये ब्लड ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में पहुंचता है। दिस ब्लड एक्सर्ट्स अ प्रेशर इनसाइड ग्लोमेरुलर कैपिलरीज व्हिच इज नोन एज ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। So what is glomerular hydrostatic pressure? It is the pressure because of blood in glomerular capillaries. ठीक है, नाउ एक पॉइंट है यहां पे, दिस इज एफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर और विड्थ, दिस इज इफेरेंट आर्ट्रियोल की विड्थ। एफरेंट आर्ट्रियोल की विड्थ ज्यादा है, इफेरेंट आर्ट्रियोल की विड्थ कम होती है।
ठीक है, इसका मतलब यहां से ज्यादा ब्लड आ रहा है लेकिन यहां से कम ब्लड बाहर जा रहा है, मतलब एंट्री ज्यादा हो रही है और एग्जिट कम हो रहा है। जब एंट्री ज्यादा हो रही है यहां पे ब्लड ज्यादा पहुंचेगा लेकिन ब्लड कम बाहर निकल रहा है, इसकी वजह से यहां पे एक प्रेशर डेवलप हो जाएगा, यहां पे ज्यादा प्रेशर डेवलप होगा, विच इज नोन एज अगेन द ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इट इज बिकॉज ऑफ ब्लड फ्लो, और उस ब्लड फ्लो का एक रीजन ये है, एफरेंट आर्ट्रियोल इज वाइडर, मोर ब्लड एंटर्स ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, इफरेंट आर्ट्रियोल इज नैरोअर एंड लेस ब्लड इज लीविंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, which basically leads to resistance of blood, मतलब यहां से ब्लड कम पास होगा तो ब्लड रेजिस्ट किया जाएगा, which leads to pressure here in the glomerular capillaries known as glomerular hydrostatic pressure। ठीक है, अब जब यहां पे ये लेट अस अज्यूम ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं, अब जब ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में ब्लड जमा होगा, ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक्सर्ट करेगा, इट विल टेंड टू मूव फ्लूइड टुवर्ड्स द ल्यूमन ऑफ बोमेनस कैप्सूल। ये फ्लूइड को नीचे की तरफ धक्का देगा, मतलब इट विल फेवर द फिल्ट्रेशन। ठीक है, अगर यहां से यहां पे फ्लूइड जाए उसको फिल्ट्रेशन बोलते हैं, ये धक्का देगा फ्लूइड को, ये फ्लूइड पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा ताकि फिल्टर हो जाए। सो इट इज द फोर्स विच इज फेवरिंग द फिल्ट्रेशन। सो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फेवर्स फिल्ट्रेशन, इट फेवर्स फिल्ट्रेशन। और अगर आप इसका वैल्यू देखोगे, इट इज 60 mm ऑफ मरकरी, दिस प्रेशर इज 60 mm ऑफ मरकरी। समझ आ गई बेटा इतनी बात, दिस इज 60 mm ऑफ मरकरी। देखिए, अगर ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा हो जाए, ज्यादा फिल्ट्रेशन होगी तो जीएफआर ज्यादा होगा, अगर ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम हो जाए, कम फिल्ट्रेशन होगी तो जीएफआर कम होगा। दिस इज हाउ ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिसाइड्स जीएफआर। ठीक है, नंबर सेकंड इज ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। देखिए, एज ऑलरेडी स्टडीड इन सर्कुलेशन, दिस कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय प्रोटीन्स, इट इज द प्रेशर विच इज कंट्रीब्यूटेड बाय प्रोटीन्स, pressure contributed by proteins, this is known as blood colloidal osmotic pressure। मेन कौन सा प्रोटीन होता है? एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन मेनली कंट्रीब्यूट्स टू कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अब देखिए, जब यहां पे प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे उसकी वजह से जो प्रेशर होगा, दैट प्रेशर विल बी नोन एज ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर और ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक पोटेंशियल। देखिए, प्रोटीन्स की एक प्रॉपर्टी होती है, ये वाटर को होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, जब ये वाटर को होल्ड करके रखेंगे, दे विल नॉट अलो द वाटर टू गेट फिल्टर्ड, ये यहां से प्लाज्मा को फिल्टर होने नहीं देंगे। दैट मीन्स दे अपोज फिल्ट्रेशन, that is they oppose filtration, they oppose filtration, they oppose filtration। ठीक है, क्योंकि दे हैव अ टेंडेंसी टू होल्ड द प्लाज्मा, ये प्लाज्मा को होल्ड करके रखते हैं एंड डज नॉट अलो द प्लाज्मा टू गेट फिल्टर्ड, दैट इज व्हाट दे आर अपोजिंग, दैट इज हाउ दे आर अपोजिंग द फिल्ट्रेशन। ठीक है, अब अगर ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो गया तो फिल्ट्रेशन कम होगी, जीएफआर कम होगा, अगर ये कम हो गया फिल्ट्रेशन ज्यादा होगी, जीएफआर ज्यादा होगा। नाउ व्हाट इज द वैल्यू, ये कितना होता है? इट इज 32 mm ऑफ मरकरी, इट इज 32 mm ऑफ मरकरी। ठीक है, दैट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, 32 mm ऑफ मरकरी। ठीक, नंबर थर्ड इज Bowman's capsular hydrostatic pressure, Bowman's capsular hydrostatic pressure, Bowman's capsular hydrostatic pressure। देखिए, जब फ्लूइड यहां से Bowman's कैप्सूल के अंदर एंटर होगा, फ्लूइड यहां पे जमा होगा, ये फ्लूइड एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा, द प्रेशर इन द Bowman's कैप्सूल बिकॉज ऑफ दिस फ्लूइड इज नोन एज Bowman's कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर।
ठीक है, यहाँ पे फ्लूइड फिल्टर हुआ, यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे बोमेनस कैप्सूल के अंदर प्रेशर जनरेट करेगा, उसी प्रेशर को हम बोलेंगे बोमेनस कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इट इज द प्रेशर बिकॉज ऑफ फ्लूइड इन बोमेनस कैप्सूल, बिकॉज ऑफ फ्लूइड इन बोमेनस कैप्सूल। ठीक है, अब देखिए यहां पे अगर प्रेशर ज्यादा हुआ इट विल अपोज फिल्ट्रेशन। ठीक है, क्योंकि देखिए यहां पे फिल्ट्रेशन का मतलब फ्लूइड ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। अगर नीचे प्रेशर ज्यादा हुआ ये अपोज करेगा, अगर नीचे प्रेशर कम हुआ तो ये उसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, सो दिस इज द प्रेशर विच बेसिकली अपोजेस फिल्ट्रेशन। इट डज नॉट अलो द सबस्टेंसेस टू गेट फिल्टर्ड। ठीक है, यहां पे जो प्रेशर होगा, दिस प्रेशर इट विल बेसिकली अपोज फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो याद रखेंगे इट अपोजेस फिल्ट्रेशन, इट अपोजेस फिल्ट्रेशन। और इसका वैल्यू होता है बेटा 18 mm ऑफ मरकरी, 18 mm ऑफ मरकरी। ठीक है, नंबर फोर्थ फैक्टर इज बोमेनस कैप्सूलर कोलाइडल osmotic pressure. Colloidal osmotic pressure is always the pressure because of proteins. Colloidal osmotic pressure, it is always the pressure because of proteins. ठीक है, it is always the pressure because of proteins. अब बोमेनस कैप्सूल के अंदर जो प्रोटीन्स होंगे, यहाँ पे इस फिल्ट्रेट में जो प्रोटीन्स होंगे, इसकी वजह से जो प्रेशर जनरेट होगा उसको बोलेंगे बोमेनस कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अब मुझे एक बात बोलो, क्या कोई प्रोटीन इस फ्लूइड में प्रेजेंट होगा? नॉर्मली नहीं होगा, क्योंकि यहां से मैंने पहले ही बोला था प्लाज्मा सारा एंटर होगा, लेकिन प्लाज्मा के प्रोटीन्स एंटर नहीं हो पाएंगे। नॉर्मली यहां पे प्रोटीन्स प्रेजेंट नहीं होंगे। नॉर्मली ये 0 mm ऑफ मरकरी के बराबर होगा। नॉर्मली दिस प्रेशर विल बी 0 mm ऑफ मरकरी। और अगर ये प्रेशर फेवर करेगा कि अपोज, देखिए इसका काम है इट विल होल्ड द वाटर, इट विल अट्रैक्ट द वाटर, इट विल अट्रैक्ट द वाटर फ्रॉम द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। ये फिल्ट्रेशन को फेवर करेगा, इट विल फेवर द फिल्ट्रेशन, इट विल फेवर द फिल्ट्रेशन, इट विल फेवर द फिल्ट्रेशन। ठीक है, अब आप एक बात बोलोगे, सर अगर ये प्रेशर 0 है तो हम इसकी बात क्यों करते हैं? देखिए बहुत सारे डिजीजेस ऐसे होते हैं, लाइक नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, मिनिमल चेंज नेफ्रोपैथी है, या बाकी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, बाकी डिजीजेस, कुछ ऐसे डिजीजेस होते हैं जिनमें प्रोटीन यहाँ पे फिल्टर हो जाता है, जिनमें फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में गड़बड़ होती है और प्रोटीन यहाँ से यहाँ पे पहुँच जाएगा। जब यहाँ पे प्रोटीन पहुँचेगा तो बेटा तब बोमेनस कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, वो डिटरमाइन करेगा GFR। ठीक है, इसीलिए इस चीज का कंसेप्ट होना जरूरी है। यहीं पे समझ आ गई बेटा बात? हमें बोलेंगे फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आ गया, तो उस पेशेंट में नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, मतलब प्रोटीन यहां पे जा रहा है। बोमेनस कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू होगा, इट विल बी 0 और इट विल बी समथिंग, इट विल बी समथिंग। तो क्या ये फेवर करेगा फिल्ट्रेशन को या अपोज करेगा? इट विल फेवर द फिल्ट्रेशन। समझ आ रही है बात? Now these are the 4 factors which determine GFR. पहला factor is glomerular hydrostatic pressure and it is 60 mm of mercury and it favors filtration. Second factor is blood colloidal osmotic pressure. Third is Bowman's capsular hydrostatic pressure. Fourth is Bowman's capsular colloidal osmotic pressure. These 4 pressures determine the glomerular filtration rate. Now हम देखते हैं कि नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना है, क्योंकि कुछ प्रेशर्स फेवर कर रहे हैं, कुछ प्रेशर्स अपोज कर रहे हैं। तो लेट अस सी व्हाट इज नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, NFP, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। ठीक है, देखिए सबसे पहला प्रेशर ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इट इज 60 mm ऑफ Hg, इट इज 60 mm ऑफ Hg एंड इट इज फेवरिंग द फिल्ट्रेशन। Second is blood colloidal osmotic pressure, it is 32 but it is opposing the filtration, लेकिन ये फिल्ट्रेशन को अपोज कर रहा है तो हम इसको माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, थर्ड इज ब्लड कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, it is 18 mm of Hg, it is 18 mm of Hg but it also opposes filtration, so it will be minus।
ठीक है। एंड फोर्थ इज Bowman's capsular colloidal osmotic pressure, it is 0 mm of Hg but it favors filtration, so let us add it। ठीक है, तो नेट अगर आप कैलकुलेट करोगे इट इज 10 mm ऑफ मर्करी, दिस इज नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। समझ आ गई बेटा बात। ये है पहला स्टेप कि भाई यूरिन फॉर्मेशन का पहला स्टेप ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। यहां से प्लाज्मा आ गया, ये प्लाज्मा इन ट्यूब्यूल्स में चला जाएगा, बोमेनस कैप्सूल के ल्यूमन में चला जाएगा, वहां से पीसीटी, डीसीटी और बाकी जगहों पे चला जाएगा। अब पहला स्टेप ये हुआ कि बोमेनस कैप्सूल के ल्यूमन के अंदर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट पहुंच गया। दो सब्सटेंसेस विच passes from glomerulus into the Bowman's capsule is known as glomerular filtrate, उसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोलते हैं। तो हम बोलेंगे पहले स्टेप में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोमेनस कैप्सूल या पीसीटी के पास पहुंच गया। ठीक है, दिस इज फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। तो हमने एक बात याद रखना, हमने बोला था ओनली 20% ऑफ प्लाज्मा इज फिल्टर्ड। ठीक है, इस चीज को हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन का मतलब होता है हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ प्लाज्मा इज गेटिंग फिल्टर्ड। हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ प्लाज्मा इज गेटिंग फिल्टर्ड, इट इज फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। एंड हमें पता है ओनली 20% ऑफ plasma is getting filtered, only 20% of plasma is getting filtered। समझ आ रही है बेटा बात। ये है पहला स्टेप टुवर्ड्स यूरिन फॉर्मेशन, दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के साथ हमने जीएफआर की बात करी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की बात की, और उसके बाद हमने बोला कि कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो जीएफआर को डिटरमाइन करते हैं, जीएफआर को डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो हमने 4 प्रेशर्स की बात करी, हमने नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कैलकुलेट किया, दैट इज 10 mm ऑफ Hg एंड दैट वाज प्लस। ठीक है, बिकॉज इट फेवर्स अल्टीमेटली दिस फिल्ट्रेशन। अगर ये माइनस होता तो यहां से नेगेटिव, मतलब इट वाज अपोजिंग द फिल्ट्रेशन, तो फिल्ट्रेशन होती ही नहीं। ठीक है, अब हम देखेंगे जीएफआर को रेगुलेट कैसे किया जाता है, हाउ इज जीएफआर रेगुलेटेड, ये हम देखेंगे। Regulation of GFR, regulation of GFR, how is glomerular filtration rate regulated। देखिए, रेगुलेशन का मतलब हुआ अगर जीएफआर इंक्रीज हो गया हमें उसको डिक्रीज करना है, नॉर्मलसी की तरफ लाना है। अगर जीएफआर डिक्रीज हो गया हमें उसको इंक्रीज करना है, नॉर्मलसी की तरफ लाना है। ठीक है, दिस इज रेगुलेशन ऑफ जीएफआर। Regulation of GFR is done by kidney itself. It is done by nephron itself. It self controls the GFR. It self controls the GFR. हम बोलेंगे it is auto regulation. ये खुद ब खुद GFR अपनी रेगुलेशन करता है, खुद ब खुद GFR अपनी रेगुलेशन करता है, so it is auto regulation। ठीक है, देखिए कौन कौन से मैकेनिज्म्स के थ्रू रेगुलेट कर देता है। पहला मैकेनिज्म है मायोजेनिक कंट्रोल। मायोजेनिक कंट्रोल, देखिए मायोजेनिक कंट्रोल का मतलब क्या है। लेट अस अज्यूम दिस इज एफेरेंट आर्ट्रियोल, दिस इज ग्लोमेरुलर कैपिलरीज and this is efferent arteriole and here we have Bowman's capsule। ठीक है, सपोज ब्लड फ्लो ऑफ एफेरेंट आर्ट्रियोल ज्यादा हो गया, एफेरेंट आर्ट्रियोल में ज्यादा ब्लड आ रहा है। जब एफेरेंट आर्ट्रियोल में ज्यादा ब्लड आएगा यहां पे भी ज्यादा ब्लड पहुंचेगा, उसकी वजह से ज्यादा प्रेशर बनेगा, उसकी वजह से ज्यादा जीएफआर होगा। लेट अस अज्यूम कि जीएफआर इंक्रीज हो गया, जीएफआर इंक्रीज हो गया। उसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि ब्लड फ्लो जो है, ब्लड फ्लो ज्यादा हुआ था, ब्लड फ्लो वाया एफेरेंट आर्ट्रियोल ज्यादा हुआ, एफेरेंट आर्ट्रियोल ज्यादा हुआ। जब ब्लड ज्यादा पहुंचेगा कैपिलरीज में तो ज्यादा
प्रेशर जनरेट होगा तो GFR भी ज्यादा हो जाएगा। अब हमें इस GFR को कम करना है, तो देखिए कैसे होगा। देखिए जब यहां पे ब्लड पहुंचेगा एफरेंट आर्टरियोल में, दिस ब्लड विल एक्सर्ट द प्रेशर ऑन द वेसल्स, इन वेसल्स पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा। जब वेसल्स स्ट्रेच हो जाएंगी, इसकी वजह से वेसल्स क्या हो जाएंगी बेटा, स्ट्रेच हो जाएंगी, वेसल्स स्ट्रेच हो गई। जब वेसल्स स्ट्रेच हो जाती है, इट इज सेंस्ड बाय, देखिए वेसल के अंदर स्मूथ मसल होगा, स्मूथ मसल के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, ये सेंस कर लेता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिलीजेस कैल्शियम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिलीजेस कैल्शियम, ये कैल्शियम को रिलीज कर देता है। अब जब यहां पे इन स्मूथ मसल सेल्स के अंदर कैल्शियम ज्यादा होगा, इट विल कॉज कंट्रैक्शन, उसकी वजह से बेटा कंट्रैक्शन होगी। जब स्मूथ मसल्स कंट्रैक्ट करेंगे, वेसल्स, जब सारे वेसल्स के स्मूथ मसल्स कंट्रैक्ट करेंगे, सारे स्मूथ मसल एफरेंट आर्टरियोल के कंट्रैक्ट करेंगे, तो वेसल खुद ब खुद कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी, वैजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। वेसल विल गेट कंस्ट्रिक्टेड विच इज नोन एज वैजो कंस्ट्रिक्शन। जब बेटा वेसल कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी, वेसल का साइज कम हो जाएगा, तो कम ब्लड एंटर होगा, ब्लड का वॉल्यूम भी कम होगा, यहां पे प्रेशर भी कम होगा। जब यहां पे प्रेशर कम होगा तो GFR भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे कंट्रोल कर रहे थे बिकॉज ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ वेसल, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज मायोजेनिक कंट्रोल, ठीक है। लेट मी अगेन टेल यू, इफ वी से कि GFR इंक्रीज हो गया, कैसे इंक्रीज हुआ, लेट अस एज्यूम ब्लड प्रेशर यहां पे इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से ज्यादा ब्लड ग्लोमेरुलस में पहुंचा। जब ज्यादा ब्लड ग्लोमेरुलस में पहुंचा, इसने ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट किया, तो GFR ज्यादा हो गया। अब हमें इस GFR को कम करना है। देखिए खुद ब खुद यह अपना GFR कम कैसे करेगा, ठीक है। देखिए जब यहां पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा, इसकी वजह से वेसल वॉल जो होगी वो स्ट्रेच होगी। जब वेसल वॉल स्ट्रेच होगी, इट विल बी सेंसर्ड बाय सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ स्मूथ मसल विच विल रिलीज कैल्शियम। जब कैल्शियम रिलीज करेंगे, वो कैल्शियम कंट्रैक्शन करेगा। जब स्मूथ मसल कंट्रैक्ट करेगा, यहां पे देखिए जब स्मूथ मसल कंट्रैक्ट करेगा, एफरेंट आर्टरियोल का साइज कम हो जाएगा, ब्लड कम आएगा अंदर, ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा, ठीक है। यहां पे ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, जब ब्लड प्रेशर कम होगा तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी कम होगी। दिस इज हाउ मसल्स ऑफ द वेसल्स कंट्रोल द GFR। दिस इज वन वे ऑफ कंट्रोलिंग GFR, ठीक है। नंबर सेकंड इज न्यूरोजेनिक कंट्रोल। न्यूरोजेनिक का मतलब नर्वस सिस्टम कंट्रोल करेगा। देखिए जो ये वेसल्स होती हैं, इसकी किडनी की जो वेसल्स होती हैं, दे आर सप्लाइड बाय सिंपैथेटिक नर्व्स, they are supplied by sympathetic nerves, they are supplied by sympathetic nerves। अब let us assume GFR is getting increased। जब बेटा GFR increase हो गया, इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से सिंपैथेटिक नर्व्स स्टिमुलेट हो जाएंगी, सिंपैथेटिक नर्व्स सिग्नल्स भेजेंगी वेसल्स को, वेसल्स विल गेट कंस्ट्रिक्टेड। जब अगेन वेसल कंस्ट्रिक्ट होगी, जब अगेन वेसल कंस्ट्रिक्ट होगी, कम प्रेशर यहां पे पहुंचेगा, कम प्रेशर की वजह से कम GFR हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कि बाय सिंपैथेटिक नर्व्स which supply the vessels of the kidney also control the GFR, they cause contraction और vasoconstriction। समझ आ गई बेटा बात। ये दूसरा तरीका है कि GFR को रेगुलेट कैसे करेंगे। Now third most important is now the third most important is JG apparatus, regulation of GFR by JG apparatus। JG stands for juxtaglomerular apparatus, ठीक है, it stands for juxtaglomerular apparatus। This apparatus consists of two types of cells। इसमें दो टाइप्स के सेल्स आ जाते हैं। रिमेंबर वी हैव नंबर 1 JG cells
and we have macula densa, JG cells and macula densa. JG cells are located in the afferent arteriole. They are mainly located in the afferent arteriole. Macula densa is located in diastole tubule. It is located in diastole tubule. JG cells का काम है, they produce erythropoietin, and they also produce renin. मैक्यूला डेंसा का काम है, इट इज बेसिकली ए सेंसरी ऑर्गन और सेंसरी रिसेप्टर. अभी हमें समझ आएगा, डोंट वरी. हमने बोला कि रेगुलेशन ऑफ जीएफआर में मायोजेनिक रेगुलेशन, न्यूरोजेनिक रेगुलेशन एंड थर्ड इज रेगुलेशन बाय जेजी apparatus. This JG apparatus consists of JG cells. It is not GIJA, it is JG cells and macula densa. JG cells are located in afferent arteriole. They produce erythropoietin and renin. Macula densa is located in diastole tubule and it is basically a sensory organ. ठीक है. अब देखिए कैसे कैसे रेगुलेशन होती है और कैसे इनकी फंक्शनिंग को हम कंट्रोल करते हैं. लेट अस एज्यूम कि भाई ये मेरा बोमेनस कैप्सूल है एंड दिस इज पीसीटी. देन वी हैव लूप ऑफ हेनली like this. Then we have DCT. Here we have afferent arteriole and we have glomerular capillaries. Then we have efferent arteriole, so on and so forth. अब यहाँ पे DCT में there is macula densa. यहाँ पे macula densa है like a receptor. देखिए ये क्या काम करता है, ये बेसिकली वॉल्यूम डिलीवरी टू द DCT को सेंस करता है. इट सेंसेस द वॉल्यूम डिलीवरी टू DCT. इट सेंसेस वॉल्यूम डिलीवरी टू DCT. देखिए कैसे, लेट अस एज्यूम GFR कम है, लेट अस एज्यूम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम है. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होगी तो यहाँ पे भी फ्लूइड कम पहुंचेगा, फ्लूइड का फ्लो भी बेटा कम होगा, तो यहाँ पे फ्लूइड स्लोली चलेगा, यहाँ पे फ्लूइड स्लोली चलेगा. जब बेटा फ्लूइड यहाँ पे स्लोली चलेगा, असेंडिंग लिम्ब हम अभी पढ़ेंगे इसके बाद, असेंडिंग लिम्ब में से सोडियम क्लोराइड को रीअब्जॉर्ब किया जाता है. ठीक है. अब अगर GFR कम है, फ्लूइड स्लोली चल रहा है, तो ज्यादा सोडियम क्लोराइड को रीअब्जॉर्ब कर सकते हैं. ठीक है. तो यहां पे अगर GFR कम हुआ तो यहां पे सोडियम क्लोराइड कम होगा. ठीक है. जब सोडियम क्लोराइड यहां पे कम होता है, इट इज दिस सोडियम क्लोराइड कंसंट्रेशन विच इज सेंसर्ड बाय मैक्यूला डेंसा. मैक्यूला डेंसा को समझ आ जाता है भाई सोडियम क्लोराइड कम हो गया. अब जब सोडियम क्लोराइड कम हो गया, मैक्यूला डेंसा स्टिमुलेट हो जाता है. तो मैक्यूला डेंसा कुछ इफेक्ट्स करता है. देखिए कौन कौन से इफेक्ट्स करेगा. नंबर 1 इफेक्ट ये है, इट सेंड्स सिग्नल्स टू एफेरेंट आर्ट्रियोल. एफेरेंट आर्ट्रियोल को रिलैक्स करेगा. जब एफेरेंट आर्ट्रियोल रिलैक्स हो जाएगी, यहां से ज्यादा ब्लड एंटर होगा ग्लोमेरुलस में, यहां पे ज्यादा प्रेशर जनरेट होगा और GFR इंक्रीज होगा. तो पहला काम ये जो एफेरेंट आर्ट्रियोल है उसकी वाल को रिलैक्स कराता है. जब वाल को रिलैक्स कराएगा तो यहां पे ज्यादा ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, ज्यादा प्रेशर जनरेट होगा और ज्यादा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी होगी. नॉर्मली यहां पे कम थी तो इस इफेक्ट की वजह से GFR इंक्रीज हो गया. एक काम तो ये हुआ. दूसरा काम ये है, दिस मैक्यूला डेंसा सेंड्स सिग्नल्स टू JG सेल्स. ये JG सेल्स को सिग्नल्स भेज देता है. JG cells in response to the signals of macula densa secretes renin. ये बेटा secrete करता है renin. हमने बोला था JG cells produce renin.
लेकिन कब रिलीज करेगा? जब मैक्यूला डेंसा से सिग्नल्स आ जाते हैं। जब बेटा मैक्यूला डेंसा ने सिग्नल्स भेज दिए जेजी के पास, तो जेजी ने रिलीज कर दिया रेनिन। ये रेनिन करेगा क्या? देखिए रेनिन क्या करता है। रेनिन लिवर के अंदर देयर इज अ प्रोटीन विच इज नोन एज, यहां पे लिखता हूं, एंजियोटेंसिनोजिन। एंजियोटेंसिनोजिन ये प्रोटीन लिवर के अंदर होता है। लिवर फॉर्म्स दिस प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजिन एंड इस प्रोटीन पे एक्ट करता है रेनिन, ठीक है, एंड कन्वर्ट्स इट इनटू एंजियोटेंसिन 1, इसको कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 1 में, ठीक है। ये जो एंजियोटेंसिन 1 है, इस पे एक और एंजाइम एक्ट करती है विच इज नोन एज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम विच कन्वर्ट्स AT1 इनटू एंजियोटेंसिन 2, जो एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर देती है एंजियोटेंसिन 2 पे। ये जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है, इट इज मेनली लोकेटेड इन द vascular endothelium of lungs. Angiotensin converting enzyme is mainly located in the vascular endothelium of lungs, ठीक है, और ये कन्वर्ट करेगी एंजियोटेंसिन 1 को इनटू एंजियोटेंसिन 2। ये एंजियोटेंसिन 2 जब बनेगा, ये सबसे पहला काम देखिए क्या करेगा, इट विल एक्ट ऑन इफेरेंट आर्टरियोल। ये इफेरेंट आर्टरियोल पे एक्ट करेगा और इफेरेंट आर्टरियोल को कंस्ट्रिक्ट करवाएगा। इफेरेंट आर्टरियोल कंस्ट्रिक्ट हो गई। जब बेटा इफेरेंट आर्टरियोल कंस्ट्रिक्ट होगी, बात समझिएगा, यहां पे यहां से ब्लड आ रहा है, यहां से बाहर नहीं जा रहा। जब यहां से ब्लड बाहर नहीं जा रहा, ब्लड यहां पे एक्यूमुलेट होगा, इसके अंदर ब्लड का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, विच विल अगेन लीड टू इंक्रीज इन GFR, जिसकी वजह से GFR क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। नॉर्मली GFR वाज कम, बट बाय द एक्शन ऑफ 80 सेकंड ऑन इफेरेंट आर्टरियोल, प्रेशर इज गेटिंग इंक्रीज्ड विच इंक्रीजेस द GFR एज वेल, ठीक है। तो एंजियोटेंसिन डज प्ले रोल ऑन इंक्रीजिंग GFR बाय एक्टिंग ऑन इफेरेंट आर्टरियोल, इट कंस्ट्रिक्ट्स द इफेरेंट आर्टरियोल, दिस इज वन थिंग। सेकंड थिंग इज दैट एंजियोटेंसिन 1 also causes release of another hormone known as aldosterone। ये एड्रीनल ग्लैंड प्रोड्यूस करता है बेटा हार्मोन, याद रखिएगा, दिस हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। एंजियोटेंसिन स्टिमुलेट्स दैट ग्लैंड टू रिलीज एल्डोस्टेरोन। अब जब एल्डोस्टेरोन रिलीज हो जाता है, दिस एल्डोस्टेरोन एक्ट्स ऑन DCT एंड कोलेक्टिंग ट्यूब्यूल, इन दो जगहों पे एक्ट करता है और सोडियम को बेटा रीअब्जॉर्ब करवाता है, ठीक है। जब सोडियम बेटा रीअब्जॉर्ब होगा, उसके साथ वाटर भी रीअब्जॉर्ब होगा, सोडियम के साथ क्लोराइड भी जाएगा और उसके साथ वाटर भी चला जाता है। जब बेटा वाटर रीअब्जॉर्ब होगा, इसका मतलब ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। जब बेटा ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। जब बेटा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, इस जगह पे भी इंक्रीज होगा, इट विल लीड टू इंक्रीज इन GFR, इसकी वजह से बेटा GFR इंक्रीज हो जाएगा। दिस इज हाउ JG apparatus also regulates द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। एक बार दोबारा बोलता हूं, वी हैव JG सेल्स लोकेटेड इन एफरेंट आर्टरियोल, प्रोड्यूस एरिथ्रोपोइटिन एंड रेनिन। एरिथ्रोपोइटिन क्या करता है? देखिए, एरिथ्रोपोइटिन is basically a hormone which leads to formation of RBCs, red blood cells, ठीक है। ये बोन मैरो के अंदर जो स्टेम सेल्स होते हैं, उन पे एक्ट करता है और वहां से उनको बोलता है भाई आप कन्वर्ट हो जाओ इनटू RBCs। इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ RBCs, इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ RBCs। This is function of erythropoietin. Now macula densa is located in diastole tubule and it is a sensory organ. कैसे सेंस करेगा? Let us assume GFR कम हो गया। जब GFR कम होगा, लूप ऑफ हेनली में से फ्लो कम होगा। जब बेटा फ्लो कम हो जाएगा, तो ये ज्यादा साल्ट को रीअब्जॉर्ब करेगा। अब साल्ट जब यहां से ज्यादा रीअब्जॉर्ब हो गए, तो DCT में साल्ट कम पहुंचेगा। जब साल्ट यहां पे कम पहुंचेगा, मैक्यूला डेंसा को समझ आ जाती है कि बेटा समथिंग इज गोइंग रॉन्ग विथ GFR। इट स्टिमुलेट्स
जेजी सेल्स, ये जेजी सेल को स्टिमुलेट करता है। जेजी सेल प्रोड्यूस करता है रेनिन, क्या प्रोड्यूस करेगा? रेनिन। दिस रेनिन एक्ट्स ऑन एंजियोटेंसिनोजिन, कन्वर्ट्स इट इनटू एंजियोटेंसिन 1. एंजियोटेंसिन 1 is acted upon by angiotensin converting enzyme, converts it into angiotensin 2. This angiotensin 2 does act on efferent arteriole. ये efferent arteriole को कंस्ट्रिक्ट कर देता है। जब efferent arteriole कंस्ट्रिक्ट हो गया, यहां पे प्रेशर ज्यादा तो GFR ज्यादा। दूसरा काम करता है एंजियोटेंसिन 2, ये एल्डोस्टेरोन को रिलीज कराता है। जब एल्डोस्टेरोन रिलीज हो जाता है, ये डीसीटी और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में से सोडियम क्लोराइड को रीअब्सॉर्ब कराएगा। जब सोडियम और क्लोराइड रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे, उसके साथ वाटर भी रीअब्सॉर्ब हो जाता है। जब वाटर ज्यादा रीअब्सॉर्ब हो गया, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ, तो जीएफआर भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, दिस इज वन इफेक्ट ऑफ दिस मैक्यूला डेंसा। सेकेंड इज ये एफेरेंट आर्ट्रियोल में रेजिस्टेंस कम करवाता है या रिलैक्स करवा देता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो टू ग्लोमेरुलस इंक्रीजेस, व्हिच अल्टीमेटली इंक्रीजेस द जीएफआर। दिस इज हाउ जीएफआर इज रेगुलेटेड बाय जेजी apparatus। अब अगर आप देखोगे, इस रेगुलेशन में रेनिन ने रोल प्ले किया, एंजियोटेंसिन ने रोल प्ले किया और एल्डोस्टेरोन ने रोल प्ले किया। इसलिए हम इसको बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। रॉस सिस्टम भी हम इसको बोलते हैं बेटा, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। समझ आ गई बेटा बात? Renin angiotensin aldosterone system is basically related to maintenance of GFR, or related to maintenance of this GFR, or related to regulation of GFR, and it is something that is related to JG apparatus. You should know JG apparatus is a group of cells consisting of two types of cells, JG cells and macula densa, and how this regulates we have studied it. ठीक है, ये है पहला स्टेप यूरिन फॉर्मेशन का, दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है, अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से क्या हुआ कि भाई फ्लूइड यहां से यहां पे पहुंच गया। अब जो फ्लूइड यहां पे पहुंचा उसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोलते हैं। पहला स्टेप ये हुआ कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट पहुंच गया इनटू ल्यूमन ऑफ बोमेनस कैप्सूल या पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। दिस इज फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप्स।